हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका साक्षर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं निखिल रघुवंशी एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास के 3rd चैप्टर का वीडियो है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में था, और उसमें हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित राजनीतिक व आर्थिक इतिहास को पढ़ा था। तो इसका टाइम पीरियड भी वही है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। लेकिन इसमें हम उस समय के सामाजिक आधार को समझेंगे कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, कैसे वर्गों में विभाजित था और विभाजन के कारण क्या थे, और वो जो वर्ग थे उन वर्गों के अंतर्गत जो जातियां थी वो किस प्रकार की थी, उनके क्या क्या कार्य थे। और बंधुत्व का अर्थ होता है रिश्ते या संबंध, जिसमें हम देखेंगे कि उन जातियों के अंतर्गत जो परिवार थे या आपसी संबंध थे वो किस प्रकार। इस अध्याय को बच्चे काफी बोरिंग मानते हैं, जिसके कारण वो पढ़ते नहीं है। लेकिन इसमें मैं मेन चीजें ऐसी बताऊंगा जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करिए जो बुक में पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जिससे आपको पढ़ने में आसानी भी होगी और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। लेकिन पढ़ने का तरीका वही है जो मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि अगर आपको पढ़ना है तो किताब को साथ में रख के पढ़ेंगे, जिससे आपके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। तो आइए अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी हम इसमें पढ़ेंगे आरंभिक समाज के बारे में कि हमारा आरंभ का समाज कैसा था। इस अध्याय को समझने से पहले इस अध्याय के या इस चैप्टर के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके नाम को पीछे से समझ, जैसे कि सबसे पहले वर्ग बताया गया है। तो हम आरंभिक समाज की बात करें तो आरंभिक समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। अभी हम सिर्फ इसमें हिंदू समाज के बारे में बात करेंगे, इसमें कोई भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये उस समय का इतिहास है जिस समय पर कोई दूसरा धर्म अस्तित्व में नहीं था। तो हम बात करेंगे हिंदू धर्म में वर्गों की। तो वर्ग जो थे वो 4 वर्ग थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। उन वर्गों के अंतर्गत जातियां होती थी। हर वर्ग के अंतर्गत कई सारी जातियां होती थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं ब्राह्मण वर्ग को लूं तो ब्राह्मण, उस वर्ग के अंतर्गत जितनी भी जातियां होंगी उन सबके काम मुख्य रूप से एक समान होंगे। उनमें जातियों की अगर बात करें, जैसे कि हम बात करें पंडितों की, पंडित को ही ब्राह्मण कहा गया। तो पंडित में शर्मा, दुबे, मिश्रा, झा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और पांडे वगैरह इत्यादि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि सबके सब पंडित कहलाई जाती हैं, लेकिन उनका वर्ग क्या होगा? केवल ब्राह्मण वर्ग। आगे हम देखेंगे इसको। बंधुत्व में हम सबसे पहले परिवार को समझेंगे। परिवार जो होता था वो जाति समूह होता था। एक ही जाति के अलग अलग संबंधी एक साथ एक परिवार को बनाते थे, और ये हमारा आरंभिक समाज था। उस आरंभिक समाज के संबंध कैसे थे, बंधुत्व कैसे थे, उसको हम इस अध्याय में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, बहन बहन का रिश्ता क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, पति पत्नी का या अन्य संबंधियों के आपस में रिश्ते किस प्रकार से बनते हैं और उनकी कौन कौन से नियम होते हैं। तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, आरंभिक समाज के। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें भी हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के इतिहास को पढ़ने वाले हैं, और वो हमारा इतिहास सामाजिक इतिहास होने वाला है, और समझेंगे कि शुरुआती समाज किस प्रकार वर्गों तथा जातियों में विभाजित था। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये जो समाज है सबसे पहले वर्गों में बटेगा, फिर इसी समाज को वर्गों के अंतर्गत भी कई सारी जातियों में विभाजित किया जाएगा, और उस जातियों को भी कई सारे परिवारों में और उनके संबंधों में विभाजित। इस प्रकार से हम इनके विभाजन को समझेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय के नाम का अर्थ समझेंगे। बंधुत्व समाज और परिवार के आपस के संबंध बंधुत्व कहलाता है। जाति आरंभिक समाज का जातियों में बांटना या विभाजित करना किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर, वो जाति कहलाती है। जैसे ब्राह्मणों का काम यानी पंडितों का काम केवल पूजा पाठ से संबंधित होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और वर्ग पूरे हिंदू समाज को 4 वर्गों में वर्गीकृत करना, उनके महत्व के आधार पर, वो कितने महत्वपूर्ण थे उसके आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत करना, ये वर्ग कहलाते। जैसे हमने अभी समझा, वर्ग समाज को 4 वर्गों में, फिर जाति वर्गों को कई जातियों में काम के आधार पर, और जातियों को बंधुत्व। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ उस चैप्टर से संबंधित। तो नोट, जैसे कि पिछले अध्याय में हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को पढ़ा, इसी प्रकार अब इस अध्याय में हम उसी समय पर होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम महाभारत ग्रंथ के अनुसार 6ठी शताब्दी के समाज के रहन सहन और परिवार में एक दूसरे के संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ होता है कि 6ठी शताब्दी से संबंधित जो हम समाज के बारे में
या जिस समाज के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो उस समाज को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत महाभारत को माना गया है, जो हमारा प्राथमिक ग्रंथ था। क्योंकि महाभारत एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कथा है जिसे हम सत्य भी मानते हैं, उसके सबूत भी पाए गए हैं, और उस महाभारत के अंतर्गत हम सभी प्रकार के संबंधों को देख लेते, जिसमें पिता पुत्र का किस तरीके का रिश्ता था और उनके आपसी कर्तव्य कैसे थे, पति पत्नी का रिश्ता कैसा था, उनके आपसी कर्तव्य या धर्म कैसे थे, भाई बहन, भाई भाई, यहाँ पर सभी जो भूमिकाएं थी हमें देखने को मिल जाती। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं महाभारत को समालोचनात्मक संस्करण क्यों कहते हैं, या महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। आप देखेंगे तो आपकी बुक में ये फर्स्ट पॉइंट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है, दो क्वेश्चन बहुत सिमिलर हैं जो कि आपके समय समय पर मैं आगे दूसरा बताऊंगा। पहला तो आता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण और दूसरा आता है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, वो एंड में आएगा। तो समालोचनात्मक संस्करण का अर्थ है एक ऐसा संस्करण जिसको बनाने में कई प्रकार की भिन्नताएं देखी गई हों। समालोचना अविश्वसनीय संस्करण। तो अब हम देखते हैं कि महाभारत को समालोचनात्मक संस्करण इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले हम इसके बनने की बात करेंगे कि ये किस प्रकार से इसको बनाया या, तो मेन पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, बहुत ईजी है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो 1919 में एक परियोजना आरंभ की गई। 1919 में जब हमारे भारत में अंग्रेजों का नियंत्रण था, हम गुलाम थे, तो उस समय पर महाभारत को खोजने का एक परियोजना, एक कार्य शुरू हुआ जो 1919 में हुआ, और उसका नेतृत्व कर रहे थे संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर। वी.एस. सुकथांकर अकेले नहीं थे, वी.एस. सुकथांकर के साथ पूरी एक टीम थी जिसमें एक से एक संस्कृत के विद्वान थे, और उन सबका नेतृत्व कर रहे थे सुकथांकर। अब इस परियोजना में जो 1919 को शुरू हुई थी वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में, इसमें पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया पूरे भारत से, भारत के अलग अलग कोनों से तथा भारत के बाहर के क्षेत्रों से, और उन सबको एकीकृत करने के बाद उनके अर्थ निकाले गए। पांडुलिपियों को एकत्रित करके अर्थ निकाले गए और उन अर्थों के आधार पर उनको एक संस्करण में पिरोया गया। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक श्लोक मिले। पूरे क्षेत्रों में जाके जब विद्वानों ने अलग अलग कई सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया तो उन पांडुलिपियों में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक पाए गए, और जब इन 1 लाख श्लोकों को लिखा गया तो ये 13,000 पृष्ठों में इनका लेखन संभव हो पाया। इस परियोजना में लगभग 47 वर्षों का समय लगा, एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद इसको एक दूसरे से जोड़कर इसको पूरी किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया। और अंत में ये जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है 2 भागों में बंट पाया, एक आख्यान और एक होता है उपदेशात्मक। एक कहानियों का संग्रह होता है तो दूसरा श्लोकों का संग्रह होता है। इस तरीके से 2 अलग अलग भागों में बंट पाया। अब हमारा अगला दूसरा पॉइंट आता है बंधुता एवं विवाह। इस पॉइंट में हम पारिवारिक संबंधों के बारे में समझेंगे, जिसमें हम परिवारों की जानकारी को देखेंगे उस समय के जो परिवार होते थे समूह में रहते थे, अर्थात जॉइंट फैमिली होती, और उसमें आपसी में कई भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध देखे जा सकते थे। इन परिवारों के जो संबंधी या सदस्य होते थे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। समूह में रहने के साथ सभी कामों को एक साथ मिलकर करते थे, और एक साथ मिलकर काम करने के साथ साथ सभी मिलकर किसी भी विषय पर निर्णय लेते थे। बड़ों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, उनका बड़ा आदर करते थे। इसी प्रकार मैंने एक डेफिनेशन परिवार की लिख रखी है कि परिवार, जाति के अंतर्गत परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी या जाति समूह कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो परिवार हमारा रक्त से संबंधित होता है, जितने भी रक्त संबंधित लोग होते हैं वो हमारे परिवार होते हैं। और बाकी इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं लेकिन वो संबंधी कहलाते, लेकिन हम उन्हें परिवार में शामिल नहीं करते, जिसमें हमारे मामा, बुआ, मासी इत्यादि आते, जो हमारे परिवार से अलग होते लेकिन वो हमारे साथ जुड़े होते, जिसके कारण हम उन्हें जाति समूह कहते हैं। परिवार अलग होता है और जाति समूह ये लोग कहलाते हैं। इसी प्रकार 2.2 आता है प्रेतवांशिक व्यवस्था के आदर्श। प्रेतवांशिक होता है पिता के द्वारा, यानी पिता से संबंधित होता है, पैतृक कहलाया जाता है, और उसी व्यवस्था को जो हम आगे अनुसरण करते हैं तो वो प्रेतवांशिक व्यवस्था कहलाती है। जो भी हमारे पूजा पाठ, रहन सहन या किसी से भी संबंध जो हमारे को पिता से प्राप्त होते हैं अनुवांशिक। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो
प्रेतवांशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनकी पूरी संपत्ति तथा संसाधनों पर अधिकार जमा सकता। बेसिकली ये चैप्टर में नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि हमें प्रेतवांशिकता के रूप में दो चीज मिलती हैं, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है भौतिक। भौतिक में हमारी जितनी भी संपत्ति होती है, पैसा, खेत खलिहान जो भी होते हैं, राजाओं को सिंहासन। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो प्राकृतिक रूप से हमें अपने पिता से उनके संस्कार प्राप्त होते हैं, उनकी तरह आवाज, उनकी तरह जो हमारा स्वरूप होता है, सोचने की क्षमता होती है, चलने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है। तो ये सारी चीजें हमारी प्राकृतिक होती जो हमें अपने यानी पिता से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार महाभारत एक ही वंश, कुरुवंश, जो कुरु महाजनपद जो आज के समय पर कुरुक्षेत्र कहलाता है, के दो परिवारों के बीच होने वाले युद्ध की कहानी है। महाभारत बेसिकली अगर हम आज इतिहास में इस महाभारत को पढ़ रहे हैं तो हम एक अलग नजरिया रखेंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इतिहास में इसको नहीं पढ़ता, उससे हम अगर पूछते हैं कि महाभारत क्या, तो वो सीधा बोलेंगे कि महाभारत तो दो परिवारों के बीच में या युद्ध की एक कहानी है जो सत्ता को प्राप्त करने की थी। तो जो आपस में सत्ता और सिंहासन के लिए आपस में लड़े थे। साथ ही महाभारत में उस समय के सभी आपसी संबंधों का भी चित्रण देखा जा सकता है। उस समय पर हम देखेंगे कि पोते दादा से किस प्रकार से संबंधित थे, भाई भाई से कैसे संबंधित थे, माता पुत्र से, पिता पुत्र से, पति पत्नी से, ये सारे संबंध हम महाभारत में देख पाते हैं। तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय पर हमारा ब्राह्मणीय पद्धति चल रहा था। ब्राह्मणीय पद्धति का अर्थ है ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम, जिसे हम दैविक पद्धति भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि ब्राह्मणों ने वो जो नियम बनाए थे, वो नियम हमारे उस समय से लेकर यानी पैदा होने से लेकर मरने तक के लिए बनाए गए थे। उसमें बहुत सारे नियम है जो हम आज भी मानते हैं कि किस प्रकार से अंतिम संस्कार हिंदू धर्म का होना चाहिए, किस प्रकार से तीसरे दिन 13वें दिन के काम होने चाहिए। जैसे बच्चा शिशु पैदा होता है तो उसके छठे दिन क्या होना चाहिए, शादी विवाह से पहले क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से, ये सारे नियम हमारे उस समय पर बनाए गए थे और उस समय से लेकर आज तक हम समझते हैं। तो वो हमारे कुछ ब्राह्मणीय नीति नियम माने जाते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। इस समय पर गोत्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। ये जो गोत्र होता है ये ऋषि मुनियों नाम से संबंधित होता है और वही ऋषि मुनि हमारे पूर्वज माने जाते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में विवाह संभव नहीं था और गोत्रों का जो नियम था वो बहुत ही कड़ा था। यहाँ पर ये होता है और आज भी होता है। उत्तर भारत में हिंदू धर्म मानते हैं कि एक ही समान गोत्र में कभी भी शादी नहीं होती, क्योंकि वो एक ही ऋषि के वंशज हैं, तो वो भाई बहन कहलाते हैं। तो उस समय पर ब्राह्मणों ने ये भी बनाया था कि ब्राह्मणों के अनुसार हिंदू धर्म में एक ही गोत्र के में विवाह संभव नहीं था और ना आज है। और उस समय पर 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। हम अगर वेदों की बात करें, 4 वेद बनाए, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, उपनिषद, पुराण इत्यादि। तो ये सारे हमारे उस समय के धर्म और नीति नियम को बताने वाले कुछ ऐसे लिखित विवरण हैं। तो उन विवरणों में हमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाहों को उत्तम माना गया है ब्राह्मणों के अनुसार। और वो कौन से होंगे, तो वो ब्राह्मणों के अनुसार किए जाने वाले ही विवाह होंगे, तभी उन्हें उत्तम माना गया है। और 4 ऐसे विवाह थे जिन्हें उन्होंने निंदनीय माना है, यानी कि उन्हें खराब या फिर एक्सेप्ट नहीं किया, उनको सही नहीं माना। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा, जिसके कारण उन्होंने उनकी निंदा की है। तो 4 सही 4 गलत, और टोटल कितने थे? 8 प्रकार के विवाह की बात करते हैं। तो कुछ विवाहों को हम आगे समझते हैं। उनमें से हमने कुछ 4 विवाहों को महत्व दिया है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार आ जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे। बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ है अपने गोत्र से बाहर विवाह करने वाली पद्धति को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और यही ब्राह्मणों ने मानी है। लेकिन दूसरी पद्धति आती है जिसे हम कहते हैं अंतः विवाह पद्धति। अंतः विवाह पद्धति का अर्थ होता है अपने ही गोत्र के भीतर शादी करना, जिसको ब्राह्मणों ने नकारा है, निंदनीय माना है। इसी प्रकार से हमारा बहुपत्नी विवाह जिसमें एक राजा या एक पुरुष की कई सारी पत्नियां हो सकती हैं, और जिसमें हम राजा दशरथ या कई अन्य हमारे उस समय के राजाओं की बात करते हैं। जिसमें हमारा बहुपति विवाह में एक स्त्री के कई सारे पति हो सकते हैं, जिसे ब्राह्मणों द्वारा गलत माना गया है। लेकिन इसका फिर भी एक उदाहरण हमें महाभारत से ही मिलता है, जिसमें हम बात करते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी के 5 पति थे। तो इन सभी प्रकार के विवाहों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। अब ये क्या है? मनुस्मृति ऋग्वेद जो हमारा पहला वेद था उसका एक खंड है, जो ऋषि मनु द्वारा मनुष्य के लिए कहा गया था, और उसमें मनुष्य से संबंधित पैदा होने से लेकर मृत्यु में अंतिम संस्कार और श्राद्ध तक का वर्णन उचित तरीके से बताया गया है। और ये मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक ऋषि मनु द्वारा लिखी गई थी, जो लगभग 400 वर्षों तक जिसका लेखन माना गया है। इसी प्रकार हम बात करेंगे, अगला आता है
2.4 आप बुक में देखेंगे स्त्री का गोत्र। अभी हमने बात करी थी गोत्र, तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं वाल्मीकि एक गोत्र, वशिष्ठ जितने भी हैं गोत्र, गौतम जितने भी लिखते हैं अपने सरनेम के साथ गोत्र, कौशिक गोत्र, बहुत सारे ऐसे गोत्र हैं जो, लेकिन इन गोत्रों को हम ऋषि मुनियों के नाम से जानते हैं जो पुराने समय पर वैदिक ऋषि हुए थे, यानी उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते। अब इन गोत्रों के नियम भी उस समय पर निर्धारित किए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर गोत्रों को महत्व दें तो गोत्र बहुत महत्वपूर्ण होते थे। आप सबको पता होगा कि जो लड़की होती है हिंदू धर्म में, शादी से वो पहले वो अपने पिता की गोत्र यूज करती है, लेकिन विवाह के बाद वो अपना सरनेम या गोत्र पति के अनुसार लगाती है जो उसके पति का होता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण गोत्र के लिए नियम था। दूसरा आता है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते, जैसे हमने अभी पहले समझा, क्योंकि वो आपसी बहन भाई हो जाएंगे, क्योंकि एक ही ऋषि से वो उत्पन्न हुए। तो ये कुछ गोत्र के नियम, गोत्रों को महत्व दिया जाता था और दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि इन गोत्रों को भी महत्व कई जगह पर नहीं दिया गया। जैसे हम बात करें दक्षिण भारत में हिंदू धर्म तो है हिंदू, लेकिन वो गोत्रों को महत्व नहीं देते, वो अंत्य विवाह पद्धति का अनुसरण करते हैं, यानी अपने ही गोत्र के भीतर विवाह कर लेते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात करें दक्षिण के सातवाहन वंश, तो इन सभी नियमों के बावजूद भी दक्षिण के सातवाहन राजाओं ने गोत्रों को महत्व नहीं दिया और एक ही गोत्र के भीतर विवाह किए। अगला तीसरा पॉइंट आता है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। इस व्यवस्था में दैवीय व्यवस्था या ब्राह्मणीय व्यवस्था को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। सबसे पहले हम इस दैवीय व्यवस्था या ब्राह्मणीय व्यवस्था को समझते हैं कि वो किस प्रकार की व्यवस्था थी और किसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। तो देखिए, इस व्यवस्था को ब्राह्मणीय और दैवीय व्यवस्था कहा जाता है और इस व्यवस्था में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी ये व्यवस्था 4 वर्गों में बटी हुई है। 2 बार लिख दिया, बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो ब्राह्मणीय व्यवस्था में 4 वर्ग या 4 वर्ण बनाए थे। अच्छा, वर्ग और वर्ण एक ही चीज है जो समाज को विभाजित करने के लिए बनाया गया था। इसे हम देखते हैं कि पुरुष सूक्त के आधार पर बनाया गया था। पुरुष सूक्त का मतलब है पुरुष का शारीरिक स्वरूप। सूक्त, पुरुष मतलब पुरुष, और सूक्त मीन्स सूत्र, यानी एक फॉर्मूला, तरीका, यानी पुरुष सूक्त के आधार पर इनको बांटा गया था, जिसमें हम बात करेंगे कि पुरुष सूक्त में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, क्योंकि सबसे उच्च जो मानव अंग वो मस्तिष्क आता है और ब्राह्मणों को मस्तिष्क से ही चिन्हित किया गया। क्षत्रियों को हम भुजाओं से देखते हैं और भुजाओं का उनका काम, ब्राह्मणों का, और वैश्य जो थे व्यापारी जिन्हें जांघों से चिन्हित किया गया, और शूद्र जो तलवों से अस्पृश्य। तो इस तरीके से पुरुष सूक्त यानी कि पुरुष के 4 अंगों को महत्व दिया गया, उन्हीं से 4 वर्ग बनाए गए और उन अंगों के कार्यों के अनुसार ही उन वर्गों के कार्य माने गए, और जो जितना ऊपर अंग होता था उसको उतना ऊपर माना जाता। जिसमें शूद्र सबसे निम्न माना जाता था और शूद्रों का कार्य था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। अब हम इनके कार्यों को देखते हैं। तो उचित जीविका, जीविका का मतलब ही कार्य है इनका। हम उचित जीविका में यहाँ पर उनके कार्यों को देखेंगे तो 4 वर्गों के निम्नलिखित कार्य थे और इन 4 वर्गों को कार्यों के आधार पर विभाजित या वर्गीकृत किया गया था, जिसमें हम सबसे पहले ब्राह्मण को लेते हैं। ब्राह्मणों का कार्य जैसे अध्ययन करना, यानी खुद पढ़ भी सकते थे और शिक्षा देने का काम भी इन्हीं का था। यज्ञ करना, दान लेना, दान देना और वेदों का लेखन करना और पूजा पाठ करवाना। दूसरे वर्ग में हम बात करेंगे क्षत्रियों की। तो क्षत्रिय वर्ग का काम सबसे पहला राजा बनना, युद्ध करना, लोगों की रक्षा, प्रजा की रक्षा और न्याय करना होता था। इसी प्रकार से हम बात करेंगे वैश्य। वैश्य मतलब होता है आपका व्यापारी वर्ग। प्रारंभिक कृषि, गौपालन और व्यापार करते थे, लोगों तक वस्तुएं पहुंचाते थे या सुविधाएं पहुंचाते थे। लेकिन शूद्र जो था वो सबसे निम्न वर्ग था और शूद्रों का काम था उच्च तीनों वर्गों की सेवा करना। ये जीविका और ये उस समय के लोगों द्वारा पालन भी किया जाता था और पालन ना करने के बदले में उन्हें दंडित भी किया जाता था। के कारण सबसे ज्यादा महत्व ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को दिया गया। अगला हमारा 3.2 अक्षत्रिय राजा आता है। तो अक्षत्रिय राजा का अर्थ अब हम समझते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी क्षत्रियों की, क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं और वही राजा के रूप में काम कर सकते हैं, अन्य 3 नहीं। लेकिन फिर भी हमारे इतिहास में कई ऐसे राजा मिले हैं जो अन्य 3 वर्गों के होते हुए भी राजा कहलाए गए हैं। तो हम उन सभी राजाओं को अक्षत्रिय राजा कहते हैं, अर्थात क्षत्रिय न होकर भी जो राजा बने ऐसे वंश को या राजा को अक्षत्रिय राजा
कहा जाता या कहते हैं। जो क्षत्रिय वर्ग का है और राजा बनता है वो क्षत्रिय राजा है, लेकिन अक्षत्रिय राजा का अर्थ होता है ऐसा राजा जो क्षत्रिय वर्ग का ना होकर भी राजा होता है। और ऐसे उदाहरण हमें भारी मात्रा में मिले। उदाहरण के लिए अगर हम वैश्यों की बात करें तो वैश्य वर्ग भी, वैश्यों में गुप्त वंश आता है, गुप्त वंश भी एक राजा था, लेकिन वो अक्षत्रिय राजा था। इसी प्रकार से हम बात करेंगे दक्षिण में शक राजा रुद्रदमन निम्न कोटि निम्न जाति के राजा थे, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि उनको धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां थी, उनको पता था धर्म को किस तरीके से महत्व दिया जाता। हम 3.3 जाति और सामाजिक गतिशीलता को देखते हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है जाति में जो जटिलताएं उत्पन्न हुई के बारे में। हम अब बात करते हैं आरंभिक समय की, जब हमारे ब्राह्मण यहाँ पर पूरे समाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, को वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें यहाँ पर वर्गों को उन्होंने काम के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर महत्व दिया। इसमें हम देखेंगे कई ऐसी जातियां होती हैं जो कि दो दो वर्गों के हिसाब से आती हैं। जैसे हम बात करें, एक शूद्र वर्ग है, जाति से शूद्र है, लेकिन वो कृषि करता है और कृषि करने के पश्चात वो अपनी फसल को बेचने जाता है और फसल को बेचने जाता है तो वो व्यापारी बन जाता है। अब उसको किस कैटेगरी में डाला जाए, वर्ग में डाला जाए। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर खाली समय पर जब व्यापारी के पास कोई काम नहीं होता तो वो निम्न प्रकार के काम करने लगता है, तो जीविका के लिए उसका के आधार पर जाति बदल जाती। तो इसी प्रकार से हम इस जटिलता को देखेंगे और इस जटिलता को दूर करने के लिए ब्राह्मणों ने कार्यों के आधार पर 4 वर्ग बनाए और उन वर्गों को जातियों में विभाजित कर दिया, जिसके कारण अब उन जातियों का की पहचान उनका कार्य होता था। 3.3 में हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिसको मैं शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर। मध्य प्रदेश में मंदसौर नामक एक जगह जहाँ पर एक अभिलेख है, उस अभिलेख में एक कहानी है। वो कहानी बुनकरों के ऊपर है जो लाट जाति थी। अब हम बात करते हैं, गुजरात में एक जगह थी लाट, वहां पर रहने वाली जाति को भी लाट कहती थी। वहां का जो राजा था वो लाट इन बुनकरों को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोत्साहन नहीं देता था, महत्व नहीं देता था या इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देता था, ना उनके लिए कोई सुविधाएं करता था। जैसे वहां की जाति जो कला थी वो भी खत्म होती जा रही थी, उनकी स्थिति और ज्यादा बुरी और गंभीर होती जा रही थी। लेकिन वहां पर उस लाट जाति को पता चला, मंदसौर जो उस समय पर दशपुर के नाम से प्रसिद्ध था, मंदसौर में एक राजा है और वो राजा कला प्रेमी है और वो कलाकारों को या उन टैलेंट वालों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, उनको प्रोत्साहन और आगे बढ़ने का मौका देता है, जिसके कारण उस समय पर वो पूरी की पूरी लाट जाति कहाँ पर, लाट गुजरात से मंदसौर आकर बस गई दूसरे राजा के पास। वहाँ पर उनको प्रोत्साहन मिला और उनका विकास भी हुआ। अब ये जो पूरी कहानी का विवरण मिला में मंदसौर अभिलेख में मिला है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है मंदसौर अभिलेख किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जो ये कहानी है ये मंदसौर अभिलेख में है, जिसमें बुनकरों को महत्व दिया गया था मध्य प्रदेश मंदसौर के राजा द्वारा, जिससे वो पूरी बुनकरों की जाति मंदसौर आके बस गई थी। अगला पॉइंट 3.5 आता है 4 वर्णों के परे। अब देखो 4 वर्ग तो बनाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहाँ पर ब्राह्मणों की बातों को नहीं महत्व देते थे, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते थे। तो ब्राह्मणों ने उनके साथ क्या किया, उनको कौन से वर्ग में रखा, तो उनको पंचम वर्ग में रखा। पंचम वर्ग जो था उसमें रहने वाले लोगों को मलेच्छ, बर्बर, निषाद, चांडाल और विदेशी माना जाता था और इनको पशुओं के समान असभ्य माना जाता था। अर्थात ये असभ्य थे, पशुओं के समान थे और इनको गांव में भी रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। 2 वर्ग है, एक तो हमारा चौथा वर्ग जिसे हम शूद्र वर्ग कहते हैं, जो अछूत होता है। अछूत का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वर्ग जिसे छुआ ना जा सके, जिसके छूते ही हम अपवित्र हो जाएं। लेकिन पंचम वर्ग, 5वां वर्ग और उससे नीचे जिसे हम निर्दिष्ट वर्ग कहते हैं, निर्दिष्ट वर्ग एक ऐसा वर्ग जिसको या जिसे देखने से ही अछूत हो जाए, यानी चौथे वर्ग से भी कहीं ज्यादा नीचे, जिसके कारण इन पंचम वर्गों को समाज में रहने की अनुमति नहीं थी। इन्हें रात में गांव में निकलने की अनुमति नहीं थी और निकलते समय इनको कोई सूचक का प्रयोग करना होता था, जैसे ढपली बजाते हुए, करताल बजाते हुए या किसी भी प्रकार की ऐसी सूचक जिसके द्वारा लोगों को पता चल जाए कि पंचम वर्ग यहाँ से आ रहा है और हम अपना रास्ता बदल लें, कहीं हम उनको देख के दोष पूर्ण ना हो जाएं, यानी हम पापी ना बन जाएं। तो ऐसा पंचम वर्ग, और इनका जो मुख्य था चांडाल में हम आगे बात करेंगे। चांडालों के जो मुख्य कार्य थे, जैसे कि हम बात करते हैं कि उनको मरे हुए लोगों की अंत्येष्टि करने का उनका मुख्य काम था और मरे हुए लोगों के जो कपड़े, बर्तन या फिर अन्य प्रकार की वस्तुएं फेंक दी जाती थी, उनका प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था और इन्हें जंगलों में रखा जाता था। इन्हें इतना निम्न माना गया था कि इनको देखा भी नहीं जा सकता था, निर्दिष्ट समझा जाता। अगला पॉइंट हमारा 4.1 संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार। इसमें हम सबसे पहले पितृवांशिकता को
समझते हैं। पितृवांशिकता पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति या उनके द्वारा बनाए गए नियम जिसमें हम पुरुष को महत्व देते हैं। उस समय का जो पुरुष था पुरुष प्रधान था और पुरुष प्रधान होने की वजह से यहाँ पर क्या है, पुरुषों को ज़्यादा महत्व भी दिया गया था, तो पुत्रों की लालसा भी बढ़ गई थी क्योंकि उनको अपना घर का आगे का संचालक तो होता था, वो पुरुष को ही मानते थे, बेटे को मानते थे और बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। इसमें पुत्र घर का मुखिया होता था, सभी प्रकार के निर्णय भी लेता था और निर्णयों के साथ साथ वो करता धरता भी था। इसमें स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। अब इसके विपरीत हम स्त्रियों को बिल्कुल भिन्न प्रकार से विपरीत तरीके से देखते हैं। स्त्रियों को ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता था, ना उनके पास कोई अधिकार होते थे, ना निर्णय लेने के, ना शिक्षा प्राप्त करने के, और उनको एक अलग दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। और अगर हम बात करें तो विवाह के समय अपने पिता से मिलने वाली संपत्ति ही केवल उसकी अपनी मानी जाती थी, जिसे स्त्री धन कहा जाता था, अर्थात दहेज। उस समय पर मिलने वाला जो दहेज होता था वो पुरुष का नहीं होता था, उसकी केवल एक ही अधिकारी होती थी, वो उसकी पुत्री होती थी। इसी प्रकार से घर पे मिलने वाले संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता था, बहू नहीं होती थी। लेकिन इन दोनों से, लड़की और लड़के से उत्पन्न होने वाला पुत्र दोनों की संपत्ति का मालिक हो। लेकिन फिर भी हम बात करते कि उस समय पर कई ऐसे उदाहरण भी मिले जहां पर स्त्री मालिकाना हक दिखाती या जताती थी। ऐसे कई हमारे पास अभिलेख उपलब्ध हैं, जिसमें हम बात करेंगे दक्षिण से मिलने वाले वाकाटक साम्राज्य से प्राप्त होने वाले अभिलेख, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभावती गुप्त जो गुप्त वंश की शासिका बनी वाकाटक के मृत्यु के बाद, तो उसने कई क्षेत्रों पे अपने अधिकार जमाए और उनके द्वारा दान भी दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अर्थात अगर हम उस समय के समाज को देखें तो उस समय का समाज पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियों को ज़्यादा कुछ महत्व नहीं दिया गया था, किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। तो अगला पॉइंट आता है छठा, इतिहास और महाभारत। तो इतिहास और महाभारत की अगर हम बात करें तो ये 6ठी शताब्दी का इतिहास है और इस इतिहास को जानने के लिए महाभारत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। इस महाभारत को महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि इससे हमें सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी समय पर कुछ वेद या फिर और भी ब्राह्मणों द्वारा लिखित विवरण प्राप्त हुए, लेकिन उनको केवल ब्राह्मणों के नज़रिए से ही लिखा गया था, जिसके कारण उसको महत्व कम दिया गया है। और हाँ, ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जितने भी ग्रंथ थे उनकी संस्कृत महाभारत की संस्कृत से कहीं ज़्यादा कठिन मानी गई है और महाभारत की जो संस्कृति वो उनसे कहीं ज़्यादा सरल मानी गई है, क्योंकि महाभारत सभी लोगों को देखकर बनाई गई थी, जिससे वो आसानी से पढ़ व समझ सकें, जिससे हमारे महाभारत को इस समय काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और हमारे इतिहासकारों द्वारा इतिहास को जानने के लिए इसी महाभारत का अनुसरण किया गया है, इसी को महत्वपूर्ण माना गया है। और हाँ, मैंने यहाँ पर सभी पॉइंट्स को नहीं लिया है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे उनको मैंने हटा दिया है और मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैंने यहाँ पर वीडियो में ऐड किया है, जिससे क्वेश्चन आते थे। 6.1 में फिर से भाषा एवं विषय वस्तु आती है, जिसमें हम देखेंगे कि महाभारत की जो संस्कृत है वेदों की संस्कृत से सरल है और ये बहुत ज़्यादा आसान है, सभी को देख के बनाई गई है, अन्य सभी भाषाओं में भी लिखित है। महाभारत एक ऐसा संस्करण या एक ऐसा ग्रंथ है जो कि दुनिया में सभी या भाषाओं में लिखा गया है। जैसे हम बात करते हैं अरबी भाषा में महाभारत को रज़्मनामा कहते हैं, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो किताब या ये जो संस्करण है इसको 2 भागों में आख्यान और उपदेशात्मक में बांटा गया है, जिससे कि आसानी से सभी लोगों को उदाहरण के रूप में कहानियों से भी समझ आ सके। इसमें कहानियों का तथा श्लोकों का संग्रह अलग अलग भागों में दिया गया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट आता है 6.2 लेखक और तिथियां। अब हम बात करेंगे यहाँ पर महाभारत के लेखकों के बारे में और उनके तिथियों के बारे में। तो महाभारत मूल कथा के रचयिता, महाभारत के रचयिता भाटसारथी थे या भाटसारथी को माना जाता था और उन्हें सूत कहा जाता था। देखो, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत को लिखने वाले कई लेखक हुए, कई मानसिकताएं, कई अलग अलग, कई लोगों द्वारा श्री कृष्ण, कई लोगों का कहना है कि गणेश जी द्वारा भी लिखी गई, वेद व्यास भी हमारे लेखक थे और हम कहते भाटसारथी भी थे। तो भाटसारथी इस कहानी के मूल कथा लेखक माने गए क्योंकि भाटसारथी वो थे जो रथ चलाते थे और वो युद्ध के समय पर युद्ध भूमि में जाकर वो देखते थे कि कौन किससे लड़ रहा है और कैसी स्थिति है वहां की, कौन किसे मारा, और पूरा विवरण आपके वो ब्राह्मणों को देते थे और ब्राह्मण उनकी बातों को लिखते थे और लिखने के बाद धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इसे कथा के रूप में दिया और खुद महत्वपूर्ण बन गए। और रचना काल की अगर हम बात करें तो रचना काल इसका 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी
दौरान अलग अलग भाषाओं में हुआ, जिसमें हम कई सारे रचनाकारों की बात कर लेंगे कि अलग अलग तरीके से कई बार अलग अलग रचनाकार आए और उन्होंने महत्व दिया अलग अलग अपने नजरियों को, और उन सब से यह महाभारत कई संशोधनों और परिवर्तनों के बाद हमारे सामने प्रस्तुत हो पाई। इसी प्रकार हम बात करते हैं साहित्यिक रचयिता, यानी हम महाभारत के, वो तो भाटसारथी, इन्हें हम मौखिक रचयिता भी कहते हैं, यानी मुंह से बोलने वाले रचयिता, यानी इन्होंने देखा मुंह से बताया, लेकिन लिखने वाले कोई और थे, वो ब्राह्मण थे। इसी प्रकार हम बात करते हैं इनके सभी संस्करणों को एकजुट कर कर एक साथ मिलाने वाले जो हमारे ऋषि थे, उनको महर्षि वेदव्यास कहते हैं। और ऋषि व्यास को इस महाभारत का मूल लेखक, मूल रचयिता माना जाता है, जिनके द्वारा वेद भी लिखे गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वेद व्यास भी कहा। इसी प्रकार हमारा 6.3 सादृश्यता की खोज, अर्थात सत्यता की खोज और सच्चाई की खोज। देखिए, इतिहास और धर्म ग्रंथों में अंतर होता है। इतिहास में हम किसी भी धर्म ग्रंथ को उस परीक्षण के बाद लेते हैं जब वो अपनी सच्चाई पर खरी उतरती। इसी प्रकार हम महाभारत को इतिहास में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इसकी सच्चाई, इसकी खोज भी की गई और उस पर ये सटीक बैठी, जिसके बाद हमने इसको इतिहास में शामिल। हम बात करेंगे उस एक परियोजना की जो 1951 से 52 के दौरान में हमारे एक इतिहास पुरातत्ववेता थे जिनके नाम बीबी लाल चौधरी था, और बीबी लाल ने इस महाभारत से संबंधित कई क्षेत्रों में खुदाई करी और उत्खनन के बाद वहां के इतिहास को समझा और जाना। इसी प्रकार हम बात करेंगे 1951-52 के दौरान हस्तिनापुर, जो मेरठ के समीप एक छोटा सा गांव था। आरंभिक समय पर उन्होंने खुदाई करी तो उन्हें लगा कि ये तो कोई इतिहास है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये महाभारत से संबंधित हो। उस क्षेत्र का नाम भी हस्तिनापुर मिला, तो उन्होंने सोचा कि नाम तो कई बार संयोगवश एक समान हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब खुदाई करी तो उनको पहली दूसरी के बाद पांचवी जो सतह मिली वो महाभारत के समय काल से संबंधित पाई गई, जिसके पश्चात महाभारत के बारे में उन्हें भारी मात्रा में कई जानकारियां प्राप्त हुई और उनके द्वारा बताया गया कि ये जो महाभारत है कहीं ना कहीं वो सत्य है, क्योंकि जैसा महाभारत में उल्लिखित है वैसा कई प्रमाण उन क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, जिसके पश्चात महाभारत को एक महत्वपूर्ण और एक सत्य घटना मानते हुए इसे इतिहास में शामिल किया। अब हम बात करेंगे, अंतिम पॉइंट यहाँ पर आता है 7 पॉइंट, जिसे कहते हैं एक गतिशील ग्रंथ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस मेन आते हैं, एक महाभारत समालोचनात्मक संस्करण क्यों है और महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथों में सबसे ज्यादा अलग अलग भाषाओं में लिखा जाने वाला ग्रंथ है, जिसे दुनिया में कई सारी मुख्य भाषाओं में तथा छोटी छोटी बोलियों में लिखा गया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि महाभारत का कोई एक लेखक नहीं है, समय समय पर अन्य लेखकों ने इसमें कई संशोधन और कई परिवर्तन किए, जिससे इस महाभारत में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते। इसी तरह हम बात करेंगे महाभारत की विस्तार पूर्वक व्याख्या, और महाभारत एक ऐसा है जिसका सादृश्यता की खोज हुई और वो सटीक हो पाई और वो इतिहास में शामिल भी हो पाया, जिससे हम बात करते हैं महाभारत के बारे में और महाभारत की पूरी कथा वस्तु के बारे में। और इस महाभारत के अनुसार हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के इतिहास को भी समझ पाते हैं। और इतिहास कौन सा? सामाजिक इतिहास, जिसमें हम देखेंगे वर्ग बटे, जातियां बटी, जातियों के अंतर्गत परिवार बटे, परिवारों के कार्य बटे, एक दूसरे के आपसी संबंध बटे, ये सारे पहलू हम ग्रंथ के अनुसार समझ पाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। इसी प्रकार मैं आगे भी वीडियो लेके आता रहूंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे द्वारा बनी हुई वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।